सास की शादी। जयश्री की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति इस दुनिया से चले गए थे। एक बेटा था रमित। अब जयश्री का पूरा ध्यान रमित पर ही था। जयश्री एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और रमित की पढ़ाई और परवरिश के लिए पैसे भी कमा लेती थी, जिसकी वजह से रमित को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अच्छा स्कूल, कॉलेज, नौकरी और यूं ही साल बीतते गए। रमित की शादी भी हो चुकी थी। बहू का नाम था चारू। एक दिन चारू ने जयश्री से कहा, प्रमोशन हो गया है आपकी बहू का, आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरा भी होता था, इसमें क्या बड़ी बात है। जयश्री को रमित से ज्यादा लगाव था। वो चारू से कोई बुरा बर्ताव तो नहीं करती थी, पर कोई खास अपनापन भी नहीं रखती थी। अगले दिन जयश्री आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी, तभी उसके कानों से एक आवाज टकराती है। एक फूल तोड़ लूं क्या? जयश्री पलट कर देखती है और बस देखती ही रह जाती है। ये तो मिलन है। अब तुम इतने साल बाद ऐसी तो हमारी कभी बात नहीं हुई थी कि हम इतने साल बाद कभी मिलेंगे नहीं। देखो, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देखकर, लेकिन मेरे बेटे रमित ने तुम्हें देख लिया ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कहाँ है रमित? काफी बड़ा हो गया होगा बेटा। बड़ा भी और ताकतवर भी। पिटाई कर देगा तुम्हारी। उसकी माँ पे डोरे डालने आए हो अगर तो। तभी वहां रमित आ जाता है और मिलन से पूछता है, कहिए सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कहीं का रास्ता पूछना है क्या? नहीं, आना तो यही था। दरअसल मैं फूल लेने के लिए आया था, एक ले लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, माँ इनको फूल दे दो ना। रमित वहां से अपनी कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। मिलन एक फूल तोड़ के जयश्री को दे देता है। अभी जाता हूँ, पर ये बताओगी वापस कब मिलेंगे? कभी नहीं, अब मत आना। हमें साथ होना होता तो जवानी के दिनों में ही हो गए होते। अब मिलने से कोई फायदा नहीं है और दुनिया वाले कई तरह की उल्टी बातें ही करेंगे। तब भी तुमने दुनिया के लिए ही साथ नहीं दिया था मेरा। रमीत छोटा था, उसके पिताजी चल बसे थे। मैं उस पे ध्यान देना चाहती थी। अरे हम दोनों उस पर ध्यान दे सकते थे ना। औरतों के लिए बार बार शादी करना आसान नहीं होता। अब चले जाओ यहाँ से, इसके पहले कि कोई हमारी बात सुन ले। जयश्री को डर था कि कोई मिलन को और जयश्री को वहां देख ना ले, लेकिन उनका ये डर सच हो चुका था। उनकी पड़ोसन बिमला बाहर आंगन में सूख रहे कपड़ों के पीछे से उनकी सारी बात सुन रही थी। ठीक है, चला जाता हूँ। रविवार को मंदिर के पीछे खड़ा रहूंगा, दर्शन देने आ जाना। नहीं आऊंगी, और तुम भी मत आना। मैं इतने साल बाद आया हूँ, तुमको आना ही पड़ेगा। तुम रोक नहीं पाओगी खुद को। सालों पहले तुम्हारी बात मान ली थी, पर इस बार नहीं। मिलन अपना फरमान सुनाकर वहां से चला जाता है और पड़ोसन को अपना मसाला मिल जाता है। पूरे मोहल्ले में जयश्री और मिलन की बातें होने लगती है। बिमला पड़ोस में सभी औरतों के कान भर देती है। उड़ती उड़ती बात रमित के कानों पर भी पड़ती है। रमित गुस्से में तिल मिलाया सा बिमला के पास पहुंचता है। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी माँ की बदनामी कर रही हो। अरे रविवार को तुम्हारी माँ को बुलाया है उसने बेटा, मंदिर के पीछे। देख लेना खुद ही अपनी आंखों से। जयश्री को इस बात की भनक भी नहीं रहती कि उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में कैसी बातें चल रही है। रमित भी जयश्री पर नजर रखे हुए था। विमला ने जयश्री के रिश्तेदारों तक भी ये बात पहुंचा दी थी। रविवार आ ही गया। जयश्री परेशान थी कि जाए या ना जाए। शाम हुई और उसने तय किया कि आखिरी बार वो मिलन को ये कहने जाएगी कि मिलन को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। जयश्री मंदिर पहुंचती है और जयश्री को देखते ही मिलन मुस्कुराता है। आ ही गई तुम। जयश्री कुछ बोले इसके पहले ही रमित बोल पड़ता है। और मैं भी आया हूँ, रुक साले। जयश्री रमित को देख के घबरा जाती है। मिलन वहां से भाग जाता है। रमित और जयश्री एक दूसरे को देखते हैं।
जयश्री डरी हुई है और रमित शर्मिंदा। वो बिना कुछ बोले वहां से घर चला जाता है। रमित जब घर पहुंचता है तो चारू उससे पूछती है, मैं सो रही थी, तब तक आप कहाँ चले गए थे? और मम्मी जी किधर है? गुलछर्रे उड़ा रही है मम्मी जी। इस उम्र में न जाने किससे मिलने गई थी। अरे मम्मी जी के बारे में ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? तभी जयश्री आ जाती है और पीछे पीछे रिश्तेदार भी। सही कह रहा है रमित, बेटा मैं गुलछर्रे उड़ाने ही गई थी। क्या क्या हो रहा है इस घर में? अरे तुम्हारी सास अभी जवान हुई है, एक आदमी से मिलने गई थी। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब, 27 सालों से चल रहा है ये सब। वो मिलन था जिससे मैं मिलने गई थी। रमित के पिताजी की मौत के बाद उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं हॉस्पिटल में नर्स थी और वो कंपाउंडर, पर इतनी मदद के बाद भी उसने मेरी बराबर इज्जत की। मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। उसे मुझसे प्यार हो गया था, पर रमित मेरे साथ था और मैं रमित को अपना सारा प्यार और दुलार देना चाहती थी, किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मिलन ने मेरी बात मानी और मुझसे दूर चला गया, पर उसने कभी शादी नहीं की। आज भी मैं उससे मिलने इसीलिए गई थी क्योंकि मैं उसे मना करना चाहती थी कि वो मुझसे ना मिले, ताकि मैं रमीत की जिंदगी पर ध्यान दे पाऊं। लेकिन और रमित, तुम माँ के बारे में ऐसी बात कर रहे थे। सौतेला है ना, इसलिए मेरा होता तो शायद नहीं करता। ये क्या कह रही हो माँ जी? हाँ, हॉस्पिटल में एक औरत आई थी, कोई घर परिवार नहीं था और इसके जन्म के बाद वो चल बसी। मिलन को दया आ गई, उसने अपने घर ले जाने की बात की, लेकिन उसका कोई परिवार न होने के कारण हॉस्पिटल वाले राजी नहीं हुए। उसने मुझे और रमित के पिताजी से रिक्वेस्ट की और वो बच्चा रमित आज मुझसे ही। सब चुप थे। रमित को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी चारू को पता नहीं क्या सूझा और वो बोल पड़ी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। देख रही हो माँ, आपकी हरकत की वजह से जा रही है ये भी घर छोड़कर। नहीं, तुम्हारी हरकत की वजह से। तुम अपनी माँ की खुशी नहीं देख पाए, उनसे एक बार पूछा तक नहीं कि सच क्या है, वो मिलने क्यों गई थी। बस सीधे बोल दिया कि गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम ये बताओ कि तुमने सोचा भी कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? और तुम्हारी माँ, वो कैसे रही होंगी अपने पति के बिना इतने साल? हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। पर मैं क्या कर सकता हूँ माँ के लिए? मुझे इस घर में रखना है तो इस घर में एक शादी होगी, मम्मी जी की, उस आदमी के साथ जिससे माँ मिलने गई थी। वरना इस घर में जैसे सासू माँ अकेली रह रही है, तुम भी रहकर देखो। बहुत मनाने पर भी चारू मानती नहीं और रमित को माँ की शादी के लिए मना लेती है। माँ बहुत मना करती है, मगर चारू की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। रमित सब रिश्तेदारों को बुलाता है। रिश्तेदारों को लगता है कि सास के पुराने प्रेमी की कहानी सुन के चटखारे लेंगे, लेकिन जब रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जयश्री मंडप में बैठी हुई है और रमित अपनी माँ का कन्यादान कर रहा है। तुम नहीं होती तो मैं अपनी माँ का अकेलापन और दर्द कभी समझ नहीं पाता। एक औरत दूसरी औरत के दर्द को समझती है, इसीलिए मैं मम्मी जी की शादी करवा पाई। अब ये बताओ, इनको हनीमून पर कहाँ भेजना है? उम्र के हिसाब से तो वृद्धाश्रम भेजना चाहिए। सोनम एक सीधी सी लड़की थी, लेकिन उसके भाग्य में एक ऐसा ससुराल लिखा होता है जहां सास किसी जल्लाद से कम नहीं।
अरे सोनम, क्या एक ही काम को सारा दिन रगड़ती रहती है? जा जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना ला। सोनम सारा काम छोड़कर सास के लिए चाय बना लाती है। माँ जी चाय। अच्छा सुन, ये घर गंदा क्यों दिख रहा है? आज दिन में कमरे में जाकर सो मत जाना। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर की अच्छे से पानी डालकर धुलाई करना और रगड़ रगड़ कर सारे दरवाजे साफ करना। बेचारी सोनम ये सब करके लेटने ही वाली होती है कि सासू माँ की आवाज गूंजती है। अरे सोनम, क्या हो गया? सारा दिन बस सोती रहती है। मेरा तो भूख के मारे पेट में दर्द हो गया। अरे जा जाकर थोड़े पकोड़े तो तल ला। सोनम बेचारी रोज रोज सास की सितम से परेशान रहती है कि एक दिन वो नहा धोकर पास के मंदिर जाती है जहां भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। भगवान जी, अब तो रहा ही नहीं जाता, मैं नहीं सह सकती। सारा दिन काम कर कर के मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं, ना करो तो मार खानी पड़ती है। हे भगवान, इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। तभी मूर्ति के पीछे से एक सफेद रंग की आत्मा आकर बहू के अंदर समा जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो सामने खड़ी होती है सास। अरे वाह जी वाह, घर में सोने नहीं मिलता है क्या जो जाकर मंदिर में सो गई? अरे वो तो भला हो मिश्राइन का जो तुझे आराम करते देख लिया उसने। माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है और आप है कि चप्पड़ चप्पड़ बोली ही जा रही हैं। जाइए यहाँ से, थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आना। अरे सोनम, ये तुमको क्या हो गया? माँ से ऐसे बात कर रही हो? अरे वाह जी वाह, ये तो पता है कि माँ से कैसे बात करते हैं, लेकिन बीवी को कैसे घर में रखा जाता है ये नहीं पता। चलो जल्दी कमरा खाली करो, मुझे नींद आ रही है। सभी वहां से जाने लगते हैं कि सोनम कहती है, और सासू माँ जरा दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना, आपकी आदत है मेरे कमरे में झांकने की। उतने वक्त तक तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सोनम को अचानक हुआ क्या है, लेकिन फिर अगली सुबह सोनम उठकर घर का सारा काम करती है, सास को चाय नाश्ता देती है और एक बहू के सारे फर्ज पूरे कर ही रही होती है कि सास, सोनम जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, दोपहर का खाना भी बनाना है और फिर उसके बाद मैं कपड़े लेकर आई हूँ, मेरा सूट सिल देना, रात को पार्टी में जाना है मुझे। इतना सुनते ही सोनम की आंख एक अजीब तरह से लाल होती है और वो साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर सीधा सास के पास आती है। वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या? हाँ क्या? सास एक बार फिर से डर जाती है और सोनम को देखने लगती है। अरे जल्दी काम करवाना है तो जरा खुद भी हिल लिया करो। बहू आई नहीं घर में कि तुम कोल्हू की बेल की तरह मगरमच्छ बनकर पसर जाती हो। अरे बैठे बैठे सब्जी ही काट दो, उसके लिए तो मैराथन नहीं करनी पड़ती है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दो, काट देती हूँ बहू। और अभी नाश्ता अच्छे से पेट में गया नहीं कि दिन के खाने की चिंता हो गई। अरे पैदा ही खाने के लिए हुई है क्या? जरा हिल डुल कर पचा भी लिया करो। और सुनो, मैं कोई दर्जी या फैशन डिजाइनर नहीं हूँ जो मेरे हाथ के सिले कपड़े ही लोगों को इम्प्रेस करेंगे या हर बार नए ही कपड़े पहनने हैं। बता दे रही हूँ, आज के बाद गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। हाँ। सास का मुंह तो देखने लायक होता है। वो समझ ही नहीं पाती कि कल तक गाय जैसी उसकी बहू आज अचानक काटने वाली बिल्ली कैसे बन गई। सास अब सारे काम में मदद करती और बहू का साथ देती, पर फिर एक दिन बहू के पिता अपनी बेटी के ससुराल आते हैं। आइए आइए आइए, शुक्र है आपके दर्शन तो हुए। मुझे तो लगा कि बेटी को संस्कार कुछ अलग ही तरह के दिए हैं आपने। जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? आपने बुलाया कि जरूरी काम है तो मैं भागा चला आया। अरे आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही सीधी है गाय की तरह। फिर हाँ हाँ बहन जी, सच में मेरी बेटी बहुत ही सीधी है। आप बताइए क्या हुआ? अरे आपकी बेटी पागल हो गई है, बात बात पर लड़ती है और मेरा तो उसने समझ लो जुलूस ही निकाल रखा है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं मान ही नहीं सकता। हमारे तो पूरे गांव में सोनम सीधी और संस्कारी के नाम से ही फेमस है। अरे गए वो दिन, अब खुद ही देख लो लाइव कि क्या करतूत है तुम्हारी बेटी की।
सोनम बेटा, सोनम, पापा है तुम्हारे, मिल लो आकर। अरे पापा, आप माँ को नहीं लेकर आए? नहीं नहीं बेटी, वो तेरी सासू माँ ने अर्जेंट बुलाया तो आना पड़ा। अर्जेंट? क्या हुआ पापा? अच्छा, बुलाया तो सासू माँ ने है ना? क्या हुआ सासू माँ? कोई शिकायत है क्या आपको मुझसे? सास को लगता है कि पिता के सामने सोनम कुछ नहीं कहेगी, तो वो जोर से कहती है, अरे सुन, जो तू पागलपंती करती है ना, कि सास को सुनाती है कि बैठे बैठे सब्जी काट दो, चाय लेकर आओ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सासू माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बैठे बैठे आप मेरे काम में मदद तो कर ही सकती है ना? सास को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो और जोर से बोलती है, अरे बस, कह दिया, बस बहुत हो गया। दिवाली सर पर है और सारे घर की पुताई उगड़ गई है। तू अब सारे घर की पुताई करेगी, समझी? पिता बेटी की तरफ देखते हैं। वो बेटी जो हर ऑर्डर पर घबरा जाती थी, वो आज हंस रही है। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि बुढ़िया तू पागल हो गई है। अरे, घर पुताई का काम बहू का नहीं होता है, और बहू ना सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी में नई खुशियों की हकदार भी होती है, जिसे तुम जैसी सासें जीते जी मार देती हैं। चुप रह बेटी, ये क्या कह रही है तू? पिताजी, माना कि आप मेरा घर संसार बसते देखना चाहते हैं। मैंने भी हर प्रयत्न किए कि मैं इस घर को स्वर्ग बनाकर अच्छे से रहूं, लेकिन मेरी सास को पहले तो ये लगता है कि मैं इनका बेटा इनसे अलग कर दूंगी, और दूसरा कि मैं इस घर की नौकरानी हूं। अरे बेटा, जो मुंह में आए बके जा रही हो। आप जैसे पिता को भी अब अपग्रेड हो जाना चाहिए। बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बताया क्या कि ससुराल को ही सब कुछ माने, भले ही वो आपको जीवन जीने की आजादी भी ना दे। विश्वास नहीं हो रहा बेटी कि ये तू ही बोल रही है। और कौन बोल रहा है? बेटी ही बोल रही है आपकी। ऐसी जबान वाली बेटी से तो अच्छा था कि मेरी कोई संतान ही ना होती। तभी वो भूत उन दोनों के सामने आ जाती है। ये सोनम नहीं, बल्कि मैं हूँ, नीम के पेड़ की भूतनी ताड़का। मैं आपकी बेटी पर चढ़ी थी। जो भी ये बोल रही थी वो ये नहीं बल्कि मैं थी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये लड़की बहुत ही सीधी है। ये नहीं जानती कि कहाँ इसको मुकार भरनी है और कहाँ शांत रहना है। सास डर जाती है। समझी नहीं मैं। मतलब साफ है, अगर उसके माता पिता ने उसे संस्कार अच्छे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इंसान मानने से भी इनकार कर दो। और हाँ, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब जब भी सोनम पर अत्याचार होगा मैं हमेशा उसके साथ खड़ी होगी, समझी? ये बोलकर भूतनी वहां से चली जाती है, और सोनम, जिसे माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए, लेकिन अच्छे संस्कारों का सास फायदा उठा रही थी, वो भूतनी के डर से शांत हो जाती है और पिता चैन की सांस लेते हैं। चाइनीज बहू सांगसू एक दिन सास से कहती है, माची, मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो कभी चाइना में ऐसी चीज नहीं खाई। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, गांव में मेरे पापा की तो मिठाई की दुकान थी। मैं खिलाती हूँ तुझे घर में बनाकर शुद्ध मिठाई। हाँ माची, आप मुझे भी मिठाई बनाना सिखाई ना, मैं भी मिठाई बनाऊंगी। अरे क्यों नहीं मेरी चाइनीज गुड़िया। ये क्या है? मम्मी जी, ये तो मोमोज है, इसे मिठाई कहते हैं क्या? अरे ये चाइनीज वालों ने हमारे भगवान को पिछले हजारों सालों से चढ़ने वाले प्रसाद की भी नकल कर ली है। अरे ये मोदक है बेटा, मोदक, खा कर देख। अरे माची, ये तो बहुत टेस्टी है।
और नहीं तो क्या, भारत का ओरिजिनल है। हाँ। माँ जी, ये क्या बना रही है? नूडल्स है ये तो। अरे ना ना, ये तो सेवइयां हैं, राजा महाराजा खाते थे हमारे यहाँ। हाँ माँ जी, दोनों कंट्री का फूड एंड कल्चर कितना सेम टू सेम है ना। अरे ना ना बहू, चाइना वाले तो अरे बुरा ना मानना पर सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ। हमारे देश में तो शरीर, पर्यावरण और बदल के मौसम के अनुसार खाना खाया जाता है। हम माँ जी, ये तो है, तभी तो इतनी महामारी फैल गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हमारी सरकार इतनी समझदार है कि वो इस महामारी से देश को बचा सके। लेकिन हाँ, साथ ही पूरे विश्व को चाइना का असली चेहरा भी दिख गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी कि मेरी कंट्री ने ऐसा किया। अरे नहीं नहीं मेरी चाइनीज गड़िया, हमारे देश के तो यही संस्कार है कि जिसकी भी बेटी बहू बनती है तो वो तो पूरे ससुराल वालों के रंग में रंग जाती है। अरे अब तो तू पूरी भारतीय हो गई है। ये मेरा गुड लक है माँ जी। अब मुझे पता हो कि कैसे मिठाई बनाते हैं। मैं मिठाई बनाना सीख कर उसकी दुकान खोलूंगी। अरे वाह वाह मेरी गुड़िया, जरूर। सास बहू को सारी मिठाई बनाना सिखाती है। सांगसू सास के सारे गुणों को सीखकर फैसला करती है कि वो एक मिठाई की दुकान खोलेगी। और बस फिर क्या, खुल जाती है चाइनीज बहू की मिठाई की दुकान, भारत मिठाई स्टोर। अरे अब तक तो मोमो बेचते कई चाइनीज नजर आते थे, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चाइनीज मिठाई बेच रही है, वो भी देसी, शुद्ध देसी घी वाली। अरे भारत का फूड है ही इतना पवित्र और शुद्ध कि हर देश उसको नमन करता है, तो फिर चाइना किस खेत की मूली है। वेल, आप लोग ये मिल्क केक ट्राई करो, देसी गाय के दूध से बना है और दाम भी बिल्कुल आपके बजट में है। ग्राहकों को सांगसू के मिठाई बेचने का स्टाइल बहुत भाता है और वो सारे ही सांगसू से मिठाई लेने लग जाते हैं। देखते ही देखते सांगसू की मिठाई की दुकान तो हिट हो जाती है। अरे वाह, मेक इन इंडिया का कमाल तो देखो, चाइनीज लड़की भी शुद्ध देसी घी के मिठाई बना रही है। क्या बात है। समय बीतता है, सांगसू का बिजनेस जोरों शोरों से चल पड़ता है। एक दिन सांगसू की दुकान में एक ग्राहक आता है जो उसके ही देश का होता है। हाय सांगसू, पहचाना? अच्छा जी, आप इंडिया में कैसे? सांगसू, मैं तो पाकिस्तान गया था, वहां मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया। अरे चाचा जी, आप लोग तो उस देश को पसंद करते हैं, तो फिर कैसे उन लोगों ने आपको वहां से भगा दिया? उन लोगों ने बोला कि हम धोखेबाज हैं। हम लोगों ने उन्हें मास्क के नाम पर तो बस चाचा जी, मैं समझ गई। वैसे तो चाइना ने ये पाकिस्तान के साथ सच्ची धोखेबाजी की, लेकिन छोड़िए ना, वो तो हमारे देश की आदत है। हाँ, लेकिन भला हो भारत का, जो हमें उन लोगों ने शरण दी। हाँ चाचा जी, आप सही बोल रहे हैं। भारत बहुत ही अच्छी कंट्री है, वो सबका साथ, सबका विकास के बारे में बात करती है, लोकतंत्र और सभी देशवासियों को परिवार की तरह मानती है, फिर वो किसी भी जाति या समाज का क्यों ना हो। सांगसू, तू तो हमारे देश की ही हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम ऐसा ज्यादा नहीं होने देंगे। हम बाहरी ताकत भारत के लोगों को आपस में लड़ा कर इस देश को कमजोर कर देंगे। सांगसू भोली बन जाती है। अच्छा जी, वो आप कैसे करेंगे? देखो, हम लोगों की छोटी छोटी टुकड़ी देश के हर भाग में फैलकर लोगों को भड़काएगी। इस काम के लिए हमारे देश की सरकार हमें पैसे भी दे रही है।
सांगसू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा अच्छा चाची, बहुत अच्छा। पर आप लोगों की क्या प्लान है, मुझे भी बताइए, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सांशु, तुम हम लोगों की मदद करो, मैं तुम्हें अपनी सरकार से पैसे दिलवाऊंगा। एक मिनट चाचा जी, मैं अभी आई। सांगसू अंदर जाकर अपनी साड़ी में जासूसी कैमरा लगाकर बाहर आती है और चाचा जी की सारी बात रिकॉर्ड कर लेती है। उसका चाचा जी बोलता जाता है और सांगसू सास के पास जाती है। अरे क्या हुआ बहू रानी, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, दूसरे देश का एक आदमी हमारे भारत को तबाह करना चाहता है। कौन से देश का बहू? चाइना का माँ जी। अरे चाइनीज वालों ने तो पहले ही अपने देश के सस्ते माल को हमारे देश में बेचकर देश की अर्थव्यवस्था खराब करने की कोशिश कर दी है। सासू माँ, अर्थव्यवस्था गिर गई तो उसे फिर से उठाया जा सकता है। वैसे भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है, लेकिन बात तो इससे भी खतरनाक है। हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ बाहरी ताकतें प्रयास कर रही है। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, इस बात का सबूत क्या है वैसे? सांगसू सास को पूरा का पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा देती है और फिर, अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, तूने तो आज ये साबित कर दिया कि हमारे देश में वो ताकत है कि जो यहाँ की संस्कृति और समाज को समझ जाता है वो सिर्फ यही का हो जाता है। सास और बहू मिलकर पुलिस को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद जल्दी ही चाचा जी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसा सुनो, आज मैंने चैन की सांस ली, वरना तो पता नहीं भारत का क्या होता। बहू रानी, हमारे देश की जनता ये जानती है कि उसके लोगों के भविष्य के लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए तो हम सबके साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं। नेहा नाम की बहू थी बहुत टैलेंटेड। आता था उसे नाचना, गाना और चित्र बनाना। पर जब भी आते थे घर में मेहमान तो सास कहती, बहू नाच के दिखाना, गा के दिखाना। छोड़ के अपने काम बहू दिखाती थी अपनी कला। सास की बात मेहमानों के सामने बहू कैसे टालती भला। नेहा, अरे ओ नेहा, देख मेरे ससुराल से मेहमान आए हैं। हाँ माँ जी, मैं कुछ बना के लाई। अरे खाने से पेट को शांति मिलेगी, मगर असली शांति तो कला में ही है। एक बार तो इनको बढ़िया से गाने पे डांस करके तो दिखा दे। ओके माँ जी, अभी आई। हमारी बहू जब नाचने पे आती है ना तो अनारकली मशक्कली बन के उड़ जाती है शर्म के मारे। ना मुन्नी ना शीला, हमारी बहू के आगे सबका डांस है ढीला। सास की तारीफ भी सही थी, बहू नाचने में कम नहीं थी। बहू घूमर घूमर गा के नाचती है घूम के, मेहमान तालियां बजाते हैं झूम झूम के। मेहमान के जाने के बाद खत्म होता है कला का प्रदर्शन, लेकिन काम में हो जाती है देरी, छूट जाता है झाड़ू और बर्तन। बहू करती रहती है काम अकेले, न मिलता कोई साथ, न मिलता कोई समर्थन। कुछ दिनों बाद सास के मायके से कुछ लोग आए। अब सास ने बहू को कहा कि वो कुछ गा के सुनाए। अरे बहू, मेहमान आए हैं, इनको कुछ सुना दे। टीवी खोल देती हूँ, न्यूज सुन लेंगे, या रेडियो खोल देती हूँ, जोक सुन लेंगे। अरे अपना मुंह खोल ले और गाना सुना दे। क्या माँ जी? अरे गले में सरस्वती है तेरे, ऐसे सुर छेड़ती है कि तानसेन भी तेरे आगे पानी भरने लगता है। किचन में पोछा ना लगाना होता ना, तुझे तो रियलिटी शो में ही भेज देती। बस करिए माँ जी, गाना सुन लीजिए। बहू ने गाए ऐसे ऐसे राग, सास बोल उठी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी आग।
मेहमानों ने खूब की वाहवाही, लेकिन बहू को देर हो गई करने में सफाई। मेहमान तो चले गए, बहू लगाती रही देर तक पोछा। बहू की कोई मदद करवाए, सास ने रत्ती भर नहीं सोचा। एक दिन फोन पे सास बोली अपनी सहेली से, अरे सहेली आओ कभी हवेली पे। घर आ गई सास की सहेली कुछ ही दिनों बाद, और सास ने फिर बहू को किया याद। अरे बहू, देख मेरी सहेली आई है, इसके लिए कुछ बना दे। माँ जी, पकोड़े बना दूं या इडली? अरे मुझे पागल मत बना, यहाँ आके अपनी कला दिखा और मेरी सहेली का चित्र बना दे। माँ जी, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, कभी किसी और दिन बना दूंगी। अरे काम कभी खत्म होता है क्या तेरा? वही तो माँ जी, आप काम कभी खत्म ही नहीं होने देती, उल्टे सीधे कामों में उलझा के ही रखती है मुझे। अरे बहू, सहेली के सामने जुबान नहीं, ब्रश चला और जल्दी से इसका चित्र बना दे। बहुत दिनों बाद आई है, खुशी होनी चाहिए इसे चित्र देख के। माँ जी, आप मुझसे ये सब क्यों करवाती हैं? अरे क्योंकि तू इतनी प्रतिभावान है, इसीलिए तो अपने बेटे की शादी तुझसे कराई थी। चल अब भाव मत खा और बना दे चित्र फटाफट। जी माँ जी, वैसे तो मुझे किचन में बहुत कुछ बनाना था, लेकिन अभी आपकी सहेली का चेहरा ही बना दूंगी। अपनी बात मनवा ही लेती है सास, मगर बहू हो जाती है उदास। बहू सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा, सास की आदत को कैसे भी बदलना पड़ेगा। ये आखिरी बार है सासू माँ, अब आपके कहने पे मैं लोगों को ना नाच के दिखाऊंगी और ना गा के, जो बने वो कर लेना। अरे एक बार ऐसी पेंटिंग बनाई थी बहू ने कि समझ नहीं आ रहा था कि फोटो लिया है या तस्वीर बनाई है। अरे ऐसी गुणी बहू किस्मत वालों को मिलती है सच में। बहू थोड़ी ही देर में बना देती है सहेली की तस्वीर, जिसे देख के खुश हो जाते हैं सहेली और सास। लेकिन बहू रहती है परेशान, क्योंकि काम पड़ा है जिसे कराने कोई नहीं आएगा उसके पास। सास तो सहेली से मिलने के बाद चैन से सोई, मगर बहू की किस्मत में थी सास के काम के बाद रसोई। वो सबके लिए करती रही किचन में काम, इतने थे काम कि ना चैन मिले ना आराम। शाम को हिम्मत करके जुबान खोली और शिकायत करते हुए सास से बोली, सासू जी, माना कि मैं प्रतिभावान हूँ और आप मुझे अपनी शान समझती हैं, लेकिन अब मुझसे ये नाचना गाना ना हो पाएगा मेहमानों के सामने। मेरे काम अटक जाते हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अरे मेहमानों को तो अच्छा लगता है ना, और मुझे भी तो खुशी होती है। अरे सास के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ ना कि चाबी भरो और नाचना शुरू। ऊपर से मेरे काम में कोई हाथ भी तो नहीं बटाता। अरे काम तो होते रहेंगे, तू कला दिखाया कर, मेरा नाम रोशन किया कर। एक भी बात नहीं मानती जब सास, बहू लौट जाती है होकर निराश। कुछ दिनों बाद दूर के मेहमान आते हैं घर, और सास बुला लेती है बहू को उसकी मनोरंजन की ड्यूटी पर। बहू, ओ बहू, आजा, आग लगा दे आग, अरे नाच के दिखा दे। हाँ हाँ माँ जी, नाच के क्यों, गा के भी दिखाऊंगी। मेहमान ताली बजाते हैं और वाह वाह करते जाते हैं, पर 1 घंटे तक नाचती रहती है। तब सास रोक के कहती है, सांस ले ले, सांस ले ले, और कितना नाचेगी? जब तक है जान ओ सासू माँ, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। अरे हाँ हाँ, मतलब नाच लेना, लेकिन कुछ चाय पानी? हाँ बहू, थोड़ा काम कर ले। आप खुश नहीं हो मेरे नाचने से? अरे हूँ ना, बिल्कुल हूँ, पर अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, काम भी तो थोड़ा कर ले बहू। अरे काम तो रोज होता रहता है सासू माँ। अब मैं ना आपको गाना सुनाऊंगी। बहू शुरू करती है तो बहुत देर तक गाती है अपना गाना,
और छूट जाता है मेहमानों के लिए चाय बनाना। अरे भूखे मर जाएंगे, गाने से पेट नहीं भरेगा। 3 घंटे हो गए। होगी आपकी बहू बहुत टैलेंटेड, लेकिन हम यहाँ काम से आए हैं, ना बात हो रही है ना नाश्ता, बस रियलिटी शो खोल के बैठे हो आप। अरे बहू, तू मेरी नाक कटवा रही है। अरे इतनी टैलेंटेड हो, आप ही बोलती रहती हो कि आपकी शान हूँ, आपका नाम रोशन करती हूँ। आज थोड़ा ज्यादा रोशन कर रही हूँ सासू माँ। अरे रुक जाना भगवान के लिए। भगवान के लिए तो रुक जाती, लेकिन मेहमान के लिए कैसे रुक जाऊं? अब मैं इन सब की ना तस्वीर बनाऊंगी। मेहमान गुस्से में खड़े हो जाते हैं और सास के बारे में बुरा भला बड़बड़ाते हैं, लेकिन चले जाते हैं मेहमान, बच्चे में मिल जाती है सास की शान। सॉरी माँ जी, मेरी वजह से। अरे तेरी नहीं, मेरी वजह से। ना मैं तुझे कभी परफॉर्म करने के लिए प्रेशर डालती और ना तू ये सब करती और ना मेहमान जाते। अब बिरादर में मेरी तो नाक कट जाएगी, पर तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुझे सच में खिलौना समझ लिया था, मनोरंजन का, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। कर सकती हो ना, बर्तन पड़े हैं किचन में, आप उन्हें साफ कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगी। बहू ने आखिर बुलवा ही लिया सास से सॉरी। बस इतनी सी ही है आज की स्टोरी। 3 बहुओं ने एक दिन सोचा क्यों ना वो कहीं घूमने जाए, और बस उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। माँ जी, हमें घूमने जाना है। हाँ हाँ, घूम आओ। शहर में नया मॉल बना है, वहाँ चली जाओ। अरे नहीं ना माँ जी, लंबा घूमने जाना है। हाँ तो मॉल के 4 चक्कर लगा लेना, लंबा घूमना हो जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, दूर जाना है कहीं। अच्छा, तो एक काम करो, मुझसे दूर चली जाओ, वरना तीनों को ऐसा काम बांटूंगी कि तुम्हारी जगह तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। माँ जी, घूमने में दिक्कत क्या है आखिर? अरे अभी सब मायके से आई हो, हफ्ता भर भी नहीं हुआ और वापस बाहर जाने की बात कर रही हो। माँ जी, हमें जाना है, जाना है, जाना है। माँ जी, मुझे भी जाना है, जाना है और जाना है। ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? अब वो हम कल सोच के बताएंगे। हाँ माँ जी। हाँ जी माँ जी। तीनों नक्शा लेकर बैठ जाती हैं। मैं तो कश्मीर जाऊंगी, कश्मीर की कली बन के घूमूंगी। अरे ठंड में जम के बर्फ हो जाओगी, जाना है तो किसी गर्म जगह जाओ ना। हाँ, जैसे जलती हुई भट्टी में चले जाओ। अरे ज्यादा बोली ना तो दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। अच्छा अच्छा ठीक है ना, देखो मैं तो ना दिल्ली जाऊंगी। अरे वहां कितना धुआं है, दिल्ली देखने जाओगी पर दिल्ली में कुछ दिखेगा ही नहीं तुम्हें। उससे तो अच्छा है कि किसी खुली जगह पे ही जाया जाए। हाँ हाँ, छत पे चली जाओ, खुला खुला लगेगा, और मेरे कपड़े भी ले जाना, सुखा कर ले आना। अरे ऐसे क्यों लड़ रही हैं आप? मैं तो मुंबई जाऊंगी, सपनों की नगरिया। अरे वहां ट्रैफिक कितना है, घूमने जाएगी तो सड़कों पर फंस जाएगी, और भीड़ कितनी है, जहां गाड़ियां कम हो वहां जाना चाहिए। हाँ हाँ, जंगल में चली जा और वापस मत आना, जंगल ही कहीं की। मेरी बेइज्जती की ना तो सासू माँ से शिकायत कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, वरना सबके प्लान कैंसिल हो जाएंगे। एक बात कहूँ, तीनों अलग अलग जाने की जगह एक साथ चलते हैं, वरना सासू माँ सबको अलग अलग टाइम पे भेजेंगी और जो घर में रहेगा उससे सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सब साथ चलते हैं ना। अरे वाह,
क्या सोचा है? अरे हाँ, वाह वाह, क्या सोचा है? मतलब लोमड़ी जैसी अकल है, मानना पड़ेगा। अकल भी और शक्ल भी। अरे ज्यादा चपड़ चपड़ करेंगी तो अपनी लोमड़ी जैसी अकल चला के तुम्हारा प्लान कैंसिल करवा दूंगी, समझी? अगले दिन सास तीनों बहुओं से पूछती है, क्यों, सोच लिया घूमने किधर जाना है? हाँ माँ जी, सोच लिया। हाँ जी माँ जी, सोच लिया। हाँ जी माँ जी, सोच लिया। अरे एक बार में जवाब दे दो। माँ जी, हम अमेरिका जाएंगे। है नहीं, हाँ। अरे भारत में घूमने की कम जगह है जो अमेरिका जाना है, और जाओगी कैसे? अरे मेरे मामा का लड़का है चुन्नू, वो हमारी व्यवस्था करवा देगा। उसने बोला कि सब हो जाएगा। और तीनों साथ जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, 1 महीने के लिए काम वाली ढूंढ लेना। हाँ, ये भी सही है, तैयारी कर लो फिर। तुम्हारे पतियों को मैं मना लूंगी। बहुएं सास की परमिशन मिलते ही तैयारियां करने लगती है। वहां अंग्रेजों की तरह बातें करनी पड़ेगी। अंग्रेजों की तरह नहीं, अमेरिकन लोगों की तरह। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अरे हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था। मैं नहीं मानती, मेरी माँ ने सिखाया था कि हम सब एक हैं। मैं भेदभाव नहीं करती। हाँ, अरे ज्ञान मत दो ना, इंग्लिश कैसे बोलना है यही सिखा दो। अरे अपनी जीभ घुमाओ और बोलो कुछ भी। तीसरी बहू जीभ बाहर निकाल के घुमाती है और बोलती है, कुछ भी। अरे ओ गधी, ऐसे नहीं, ऐसे। तुम लोग कैसा हो? तुम किधर को जाने वाला हो? तुम लोगों को 3 गुना लगान देना पड़ेगा। अच्छा, समझ गई। अब मैं बोलती हूँ, अमेरिका जाऊंगी, फोटो खिंचवाऊंगी, पड़ोस वाले को दिखाऊंगी और उसको चलाऊंगी। अरे वाह, बस सीख गई। हाँ, अमेरिका जाने वाले दिन सास तीनों बहुओं के पति ससुर उन्हें विदा करने के लिए खड़े हैं। उन्हें एयरपोर्ट ले जाने के लिए बड़ी बहू के मामा का लड़का आता है, जिसने इनकी ट्रिप प्लान की थी। अरे टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका में भी आधार कार्ड बनवाना हो तो बता देना। मेरा भाई कितना गुणी है। हाँ, बस सब जरूरी कागजात दे दो। फ्लाइट पकड़ने से पहले चेक इन के लिए सबसे पहले पासपोर्ट। 1 2 3 4 1010। 0007। अरे ये कहाँ का ओटीपी है? अरे पासवर्ड है फोन का। अरे मैंने आपसे कहा था ना पासपोर्ट है क्या? फोन पे उसी दिन पूछा था ना आपसे, आपने कहा था हाँ है। हाँ, दिया तो। अरे फोन का पासवर्ड और पासपोर्ट अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब हम अमेरिका कैसे जाएंगे? सास तीनों के पति और ससुर हंसते हैं। जिनको पासपोर्ट और पासवर्ड में अंतर नहीं पता, वो अमेरिका घूमने जाएंगे। अब क्या करेंगे? मैं घूमने भेजती हूँ। एक किचन में जाकर बर्तन धो ले, एक छत पे जाके कपड़े सुखा दे और एक हॉल की सफाई कर दे। तीनों बहू निराश हो जाती हैं। फ्लाइट के पैसे जो डूब गए थे और उनका मजाक भी बन गया था। सास तीनों पे तरस खा के कहती है, अगले महीने पूरा घर कहीं घूमने चलेगा। अमेरिका नहीं, इंडिया में ही। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा। हिंदुस्तान। 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 शादी के कुछ 3 महीने बाद जब रौनक और रुचि लॉन्ग ड्राइव पर गए तो एक भयानक एक्सीडेंट में रुचि ने रौनक का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।
ससुर जी, मैं आज से आपको पापा जी ही बुलाऊंगा ताकि आपको रुचि की कमी महसूस ना हो। अरे बेटा, तुम्हारा मन बहुत साफ है और रुचि के जाने के बाद तुमने हमारे लिए जितना किया है उसका एहसान। ऐसी बातें मत कीजिए, एहसान नहीं है, यही मैं अपने माँ बाप के लिए भी तो करता ना। बेटा, तुम अपने माँ पापा पर भी ध्यान दो, उन्हें भी अपने बहू के जाने के बाद बहुत दुख हुआ होगा। वहां मेरा छोटा भाई है उनका ध्यान रखने के लिए, यहाँ आपको मेरी जरूरत ज्यादा है। बेटा, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी से ऐसे बिछड़ जाना। भगवान कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम सबका दुख बराबर है पापा जी, और हम सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत। अपनी बात पूरी करने से पहले ही रौनक की आंखें भर जाती है और वो अपने ससुर का हाथ पकड़कर सिसकने लगता है। रौनक को पसंद नहीं था कि वो ज्यादा दिन ससुराल में रुके, लेकिन रुचि के जाने के बाद उससे सास ससुर का अकेलापन देखा नहीं गया। उसने तय कर लिया कि सास ससुर की उदासी खत्म करने के लिए सब हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगी। हिमाचल पहुंचने के बाद वो लोग एक होम स्टे में ठहरते हैं और रात के खाने के बाद होम स्टे की ऑनर के साथ आग जला के बैठे हुए हैं। कितने साल से कर रही हो काम यहाँ? जी 6 सालों से। अकेले? शुरू तो किसी के साथ किया था, पर अकेले करना मजबूरी बन गया। क्यों, कोई बिजनेस पार्टनर छोड़ के चला गया काम? ये सुनकर ऑनर चुपचाप जलती हुई आग की तरफ देखती रहती है। अरे बेटा, अकेले क्यों करना पड़ा? बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर था। ओ, सॉरी टू हियर दैट। होता है बेटा, आजकल तलाक होना ही आम हो गया है। तलाक नहीं हुआ, उसे पैराग्लाइडिंग का शौक था और मुझे पहाड़ों से प्यार। जयपुर में थे हम कज़ा में आके बसे थे। उसने पैराग्लाइडिंग करवाना शुरू की और मैंने यहाँ ये होम स्टे और कैफे शुरू किया। एक दिन पैराग्लाइडिंग करने गया वो, और फिर आया ही नहीं। अरे बेटा, अकेली रह रही हो तब से? दूसरी शादी का नहीं कहा पेरेंट्स ने? कई बार कहा, कई लड़कों ने प्रपोज भी किया, लेकिन कोई उसके जैसा मिला ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते, जो किसी को खोता है उसका दर्द वही समझ सकता है। रौनक वहां से उठकर चला जाता है और अपने कमरे में जाके रुचि का फोटो देख के फफक फफक के रोने लगता है। वहीं बाहर आग में लकड़ी डालते हुए ऑनर पूछती है, ये आपके बेटे हैं? बेटे जैसा ही है, दामाद है। कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी हमारी बेटी से। तो बेटी की टिकट नहीं हुई क्या? कब आएगी वो? अब नहीं आएगी, काश आ जाए पर नहीं आएगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही चली गई। तब से रौनक हमारे साथ रह के हमारा ध्यान रखता है। हम थोड़ा अच्छा महसूस करें, इसीलिए हवा पानी बदलने के लिए हमें हिमाचल लेकर आ गया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ, पता तो हमें भी नहीं था कि ये सब होगा। रुचि को भी पहाड़ बहुत पसंद थे। बोलते बोलते उनका गला भर जाता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद किसी से कोई बात नहीं होती। अगली सुबह सब कज़ा से मनाली के लिए निकलने को तैयार होते हैं। रौनक काफी पहले ही तैयार होकर बाहर पहाड़ों पर बनी एक मॉन्स्टरी को देख रहा होता है। तभी उसके कानों पे एक आवाज पड़ती है, चाय पिएंगे? अब नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे हाथ से बनी हुई। थैंक यू। रात के लिए सॉरी, मैं ज्यादा बोल गई शायद। सबको अपना दुख अपने तरीके से शेयर करने का हक है। आप गुस्से में चले गए थे वहां से? अरे नहीं,
याद में चला गया था रुचि की। दोनों पहाड़ों की तरफ देखते हैं और अब वहां सिर्फ हवा की आवाज है। सास और ससुर दोनों रेडी होकर निकलते हैं। वो देखो, रौनक मुस्कुरा रहा है। और वो भी बहुत दिनों के बाद। रुचि के जाने के बाद से तो वो अब अच्छा लगने लगा है मुझे तो रौनक के साथ रहने से। मुझे भी। सोचता हूँ रौनक चला गया तो हम कितना टूट जाएंगे। गाड़ी तैयार है साहब, जल्दी निकलेंगे। सूरज चढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी। रास्ते में झरने खुल गए तो लेट हो जाएंगे। अच्छा लगा आप लोग आए। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गए। तानिया। ओके तानिया, चाय बहुत अच्छी थी। वैसे आप लोग कभी भी आ सकते हैं अपना घर समझ के। और हाँ रौनक, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर। कैफे के लिए ना? हाँ जी, कैफे के लिए ही। सास ससुर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहां से निकलती है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने पर ही रास्ते में एक झरना आ जाता है। रिस्की है निकलना, रास्ते में पानी है। अब कल सुबह ही निकल पाएंगे। क्या करना है? अरे गाड़ी मोड़ लो और वापस कज़ा ले चलो। सब वापस कज़ा पहुंचते हैं। दिन भर तानिया भी रौनक के साथ ही घूमती है और सास और ससुर अलग अलग घूमते हैं। एक बात कहूं जी, पहले मैं, तानिया कैसी रहेगी रौनक के लिए? मैं भी यही कहने वाली थी। रात को सास ससुर तानिया को अकेले में कहीं लेकर जाते हैं। बेटा, तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। कल तो हम निकल जाएंगे। जी कहिए ना, तुम्हें रौनक कैसा लगता है बेटा? अच्छा ही है। क्यों, क्या हुआ? हम सोच रहे थे अगर तुम दोनों अपने बिजनेस पार्टनरशिप को लाइफ पार्टनरशिप में बदल दो तो। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम सोच लो, तब तक हम रौनक से भी बात कर लेते हैं। वो लोग रौनक के पास जाते हैं। बेटा, हमारी जिंदगी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले कैसे रहोगी बेटा? आप लोग हो ना पापा। अरे कभी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं रुचि की जगह पर किसी को सोच भी नहीं सकता। उसकी जगह पर मत सोचो बेटा। रुचि की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, पर एक नई जगह तो बनाई जा सकती है ना। देखिए, अब कुछ भी कह ले, मैं हाँ नहीं बोल पाऊंगा। सास और ससुर हार मानकर सो जाते हैं। आज तानिया और रौनक ही आग के पास बैठे हैं। आपने अपने पति के जाने के बाद शादी क्यों नहीं की? जिद नहीं थी, पर कोई पसंद आता तो शादी करती ना। रुचि की जगह मैं भी किसी और को नहीं ला पाऊंगा। तुम अकेले खुश हो? खुश तो नहीं हूं, पर रुचि को अगर पता चले कि तुम खुश नहीं हो तो क्या उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी? अब नहीं। और अगर उसके कारण तुम अकेले रहे तो उसे और भी ज्यादा दुख ही होगा। तुमने भी तो शादी नहीं की। क्योंकि मैंने अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं किया, मैं खुश रही। रौनक को समझ आ जाता है कि उसका दुख देखकर रुचि शायद कभी खुश नहीं हो पाती। वो रात भर सो नहीं पाता। सुबह सब जल्दी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चले? हाँ, और किसी को भी लेकर चलना है क्या? ले चल सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर बात करने तो माँ बाप को ही जाना पड़ता है ना। क्या मतलब? मैं तैयार हूं दूसरी शादी के लिए। आप तानिया से बात कर सकते हो। अरे उससे तो पहले ही बात हो चुकी है, वो तैयार है रौनक बेटा। तो अब गाड़ी को मनाली लेके चलना है या मंदिर में शादी के लिए? ड्राइवर की बात पर सब हंसते हैं। रौनक और तानिया का परिवार भी कज़ा आता है और पहाड़ों में ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दौरान रौनक का छोटा भाई कहता है, ये बढ़िया है,
शादी ही ऐसी जगह करो कि हनीमून मनाने कहीं और जाना ही नहीं पड़े। बहू का चाइनीज खाना। रचना की शादी अगले महीने भोपाल के अजय से होने वाली है। रचना अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती है। स्वभाव से वो काफी सीधी सादी और भोली है, इसलिए उसकी मम्मी उसे शादी से पहले कुछ जरूरी बातें सिखा रही है। रचना बेटी, अब तुम ससुराल जाने वाली हो और हर घर के कुछ नियम कानून होते हैं जो तुम्हें जल्द से जल्द समझने जरूरी है। लेकिन मेरे पास एक गजब का नुस्खा है जो हमेशा काम आएगा। वो क्या है मम्मी? सुनो, जैसे पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना, ठीक उसी तरह से सास के दिल का रास्ता उसके मुंह से होके गुजरता है। मैं समझी नहीं मम्मी। अरे मेरी भोली बेटी, मेरा मतलब ये है कि सास जो कुछ भी बोले वो बिना कोई सवाल किए मान लेना। इससे सास भी खुश हो जाएगी और नए घर में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओह अच्छा मम्मी, मैं आपकी बात समझ गई। और बेटा, तू खाना बनाने में थोड़ी कमजोर है, इसलिए ये रेसिपी बुक ले। इसमें से देख देख के अपने ससुराल वालों को नए नए पकवान खिलाना। शादी होने के बाद रचना अपने ससुराल आ जाती है और अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद करने लगती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाया? हाँ बहू, जरा मार्केट जाके 1 डजन केले तो लेकर आ जाओ। जी सासू माँ, मैं अभी मार्केट जाकर 1 डजन केले लेकर आती हूँ। रचना घर से मार्केट के लिए निकलती है कि तभी सास पीछे से जोर से आवाज लगाती है। अरे बहू, साथ में आम और तरबूज भी लेते आना। जी सासू माँ। रचना मार्केट जाकर 1 डजन केले लेती है और सोचने लगती है, सासू माँ ने ये तो बताया नहीं कि आम और तरबूज कितने लाने हैं। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, 1 डजन केले कहे हैं तो आम और तरबूज भी तो 1-1 डजन ही होंगे ना। वाह रचना वाह, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अब तो सास के मन की बातें भी समझने लगी हो तुम। घर जाती जाती रचना केले के साथ साथ 1 डजन आम और 1 डजन तरबूज भी ले जाती है। सासू माँ, मैं आ गई और ये देखिए सारा सामान भी ले आई हूँ। सास कमरे में इतने सारे तरबूज देखकर हैरान हो जाती है और बहू से कहती है, अरे मेरी भोली बहू, 1 डजन तरबूज के पूरे मोहल्ले के लिए लाई हो? कब तक खाएंगे हम इतना सारे तरबूज? पर सासू माँ, आप ही ने तो कहा था। अरे बहू, मैंने 1 डजन केले कहे थे, 1 डजन तरबूज नहीं। पर सासू माँ। अरे जाओ, जाके अपना काम करो। अगले दिन बहू बैठे बैठे अपनी माँ की दी हुई रेसिपी बुक में से कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे क्या कर रही हो रचना बेटी? कुछ नहीं सासू माँ, सोचा आज कुछ नई डिश बनाऊं, इसलिए रेसिपी बुक पढ़ रही थी। अरे वाह बहू वाह, काफी अच्छा ख्याल है तुम्हारा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इन किताबों में अक्सर कई प्रिंटिंग की गलतियां होती हैं, इसलिए खाना तैयार करने से पहले अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना। सिर्फ किताब के भरोसे मत रहना। जी सासू माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अरे या हुई ना बात। अगले दिन रचना का पति उसकी माँ के सामने कहता है, माँ, मैं सोच रहा था कि रचना को भी अपने ऑफिस में जॉब पर लगवा दूं। तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, दोनों कमाएंगे तो अच्छे से रह पाएंगे। हाँ बेटा, बहुत सही सोचा है तूने। वैसे भी बहू पढ़ी लिखी है, तू अपने बॉस से बात करके इसकी नौकरी लगवा दे। रचना, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं सासू माँ, आपने कहा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आप जो कहेंगी मुझे वो मंजूर है। अब तो ठीक है, मैं कल बॉस को अपने घर खाने पर बुलाता हूँ। रचना के हाथ का खाना खाएंगे तो इम्प्रेस होकर तुरंत मान भी जाएंगे। अगले दिन सास अपनी बहू से कहती है, और बहू क्या सोचा है फिर? आज क्या बनाओगी तुम? सासू माँ,
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताइए ना। बहू, मैं तो कहती हूँ कुछ एक्सोटिक सा बनाओ जिसे चखते ही अमित के बॉस खुश हो जाए। सही कहा आपने सासू माँ, मैं आज कुछ एक्सोटिक ही बनाऊंगी। रचना किचन में जाकर रेसिपी बुक में देखकर कुछ सोचती है। चलो आज तो चाइनीज बनाऊंगी, खुश हो जाएंगे सब। और रचना बुक में से देख देख कर चाइनीज बनाना शुरू करती है। ये डाला सोया सॉस और ये चिली सॉस, शिमला मिर्ची 100 ग्राम और ये आखिर में 2 चम्मच नमक। हो गया चाइनीज तैयार। रचना अपने पकाए हुए चाइनीज को देखकर कुछ सोचने लगती है। पर सासू माँ ने कहा था कि किताब की रेसिपी पर निर्भर मत रहना और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना। अरे हाँ, अब समझ में आया कि ये चाइनीज में मैंने चाय तो मिला ही नहीं। अच्छा हुआ रचना याद आ गया, वरना अमित की बॉस क्या सोचते। और इसके बाद रचना बनाए हुए चाइनीज में चाय मिला देती है कि तभी अमित की आवाज आती है। अरे रचना, हम बॉस आ गए हैं, जरा जल्दी से खाना लगा दो। हाँ अभी लाई। रचना अपनी बनाई हुई डिश बाहर ले जाकर सबको परोसती है। अरे वाह, क्या बात है, चाइनीज सूप, आज तो मजा आ जाएगा। अरे अमित, तुम भी लो भाई। चाइनीज खाकर चाय का स्वाद आते ही बॉस का मुंह ऐसा हो जाता है मानो किसी ने महल का सपना दिखाकर झोपड़ी में भेज दिया हो। अरे रचना, ये क्या बना दिया तुमने? तुम क्या हमें जीते जी मारना चाहती हो? ये चाइनीज में चाय कौन मिलाता है? मुझे लगा कि नाम में ही चाय है तो मैंने उस पे चाय मिला दी। अच्छा हुआ फिर तो तुमने हमें इटालियन खाना नहीं खिलाया, वरना तुम तो खाने में ईंटें ही मिला देती। बॉस की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे बहू को माफ कर दीजिए, बेचारी थोड़ी भोली है तो कभी कभी ऐसी गलतियां कर देती है। आप ना इसे काम पर रखिएगा, हाँ प्लीज। और भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो रचना के स्वभाव से खुश हो गया हूँ। आखिर हम ऐसे लोगों को ही तो ढूंढते हैं जो हमारे साथ कभी धोखा ना करे और अपना समझकर काम करे। और वो कहते हैं ना कि काम तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन ईमानदारी और भोलापन वो तो अंदर से ही आता है। रचना, कल से तुम भी अमित के साथ काम पर आ जाना। थैंक यू सर। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरे लिए फिर कभी खाना मत बना कर लाना। बॉस की बात सुनकर दोबारा सब हंसने लग जाते हैं और इस तरह से भोली भाली रचना शेफ बनते बनते अपने पति के साथ नौकरी करने लगती है। देवकीपुर गांव। रमा के यहाँ 2 गाय हैं। दोनों एक ही गाय से एक ही टाइम जन्मी थी। रमा ने उन दोनों को बहुत लाड से पाला और उनका नाम भी रखा। एक गाय का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता। बुढ़ापे में भी रमा गाय का दूध बेच के अपना खर्चा चला लेती थी। उसने अपने पति की मौत के बाद गाय पाल के ही बेटे रवि की पढ़ाई भी पूरी करवा दी और उसके लिए एक पढ़ी लिखी समझदार बहू भी लेकर आई जिसका नाम था शुभी। बेटा रवि, दूध का हिसाब देख ले, पैसा तो बराबर दिया है ना डेयरी वाले ने। हाँ माँ, हिसाब तो सही है, लेकिन अब ये करने की क्या जरूरत है? मैं और शुभी कमा तो लेते हैं अच्छा खासा, और आपकी उम्र भी अब आराम करने की है माँ। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तुम बड़े प्यारे हो और अपनी माँ की मेहनत तुमसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैं तुमसे बुढ़ापे में पैसे नहीं मांगना चाहती। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी बेटा। रवि और माँ की तो अच्छी बनती है, लेकिन शुभी की समझदार बातें माँ को ज्यादा भाती नहीं। माँ जी, अच्छी कंपनी का आइटम खिलाया करो अपनी गायों को, सिर्फ घास खाएंगी तो पतला दूध देंगी। बेटा, तुम्हारे नौकरी करने और गाय पालने में बहुत अंतर होता है।
गाय पालने वाले के आंगन में गोबर होता है, पर नौकरी करने वाले के तो दिमाग में। उफो, अब तो बुरा मान गई। मैं तो समझदारी की बात कर रही थी। अपनी समझदारी अपने काम में लगाओ और तरक्की पाओ। मुझे अपना काम अच्छे से आता है। जितनी भी बार शुभी अपनी सास की भलाई में कोई बात कहती, सास को यही लगता कि शुभी अपनी पढ़ाई का ज्ञान झाड़कर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। माँ जी, सीता और गीता का बीमा करवा लो, अच्छा रहता है, होनी अनहोनी में काम आएगा। अरे बेटा, बीमा तो तू अपनी जबान का करवा ले, बहुत चलती है, किसी दिन खींच लूंगी मैं। अरे माँ, शुभी सही तो कह रही है। रमा दोनों की तरफ से मुंह घुमाकर सीता और गीता से बात करने लगती है। सुन रही हो सीता और गीता, बहू कह रही है तुम्हारा बीमा करा लूं, पर इनको ये नहीं पता कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अरे अपनी बेटियों की जैसे पाला है मैंने तुम दोनों को, तुम ही बताओ क्यों कराऊं मैं तुम्हारा बीमा। सीता माँ की बात का जवाब भी देती है। नहीं नहीं, बहू को ऐसा मत बोलो सीता। माँ, सीता गाय ने शुभी को क्या बोला? गोबर दिमाग। शुभी वहां से मुंह तमतमाती से निकल जाती है। रवि उसके पीछे जाता है। अरे क्या हुआ शुभी? सीता गाय की बात का बुरा मान गई क्या? मजाक नहीं चल रहा है। मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही तुम्हारी माँ से, मदद ही करना चाहती हूँ उनकी। अरे लेकिन माँ को पसंद नहीं है कि तुम उनको कोई सलाह दो। ये तो फिजूल का घमंड है ना। पैसे नहीं लेती है हमसे कोई बात नहीं, खुद अपना काम करती है, अच्छी बात है, लेकिन हम कोई दूसरे थोड़ी ना है। हम मत बोलो, मेरी बात तो मान ही लेती है माँ। उस दिन मैंने बोला गाय को अच्छी क्वालिटी की खली खिलाते हैं तो मान गई। उन्हें दिक्कत तो तुमसे है। ठीक है, तो फिर अब से उनको परेशान नहीं करूंगी मैं। बस उस दिन के बाद से शुभी ने सासू माँ से सीता और गीता की भलाई में एक भी बात नहीं कही। कुछ साल बीत गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शुभी को नौकरी में तरक्की भी मिल गई थी और रवि का काम भी बढ़िया चल रहा था। सीता और गीता जो बछड़ा दी थी, रमा उनको पाल पोस के अपने साथ कुछ दिन रख के किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दे दिया करती। लेकिन सीता और गीता अब बूढ़ी हो रही थी, उनका दूध देना कम हो गया था। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने एक साथ दूध देना बंद कर दिया। रवि, थोड़े पैसे दे दे बेटा, गाय को खिलाने के लिए सामान लाना है। हाँ हाँ, लो माँ, ले जाओ, जितने चाहिए ले जाओ। अरे बेटा, अच्छा नहीं लगता तुमसे यूं पैसा लेना। अरे अम्मा, आपने मुझे भी तो कितने पैसे दिए हैं, ये पैसे आप ही की तो है। आप नहीं होती तो शायद कमाने लायक भी मैं नहीं बन पाता। हाँ बेटा, पर फिर भी गायों ने जब से दूध देना बंद किया है, तंगी सी आ गई है। खैर, उनको भी बूढ़ा होना ही था, कब तक दूध देंगी। पाल दिया हमको, घर चला दिया इतने साल, शादी करवा दी तेरी, पढ़ाई का खर्च भी निकाल दिया। अब पैरों पे खड़ा हो गया है तब जाके दूध देना बंद किया है सीता और गीता ने। सोच रही हूँ उनको कहीं बेच देती हूँ। माँ, किसी से बात करूंगा मैं। चलो, अभी मैं आपको बाजार ले चलता हूँ और उधर से काम पे निकल जाऊंगा। शाम को रवि शुभी के साथ टीवी देख रहा होता है। शुभी, टीवी बंद करो ना, एक बात करनी है। तो बोलो ना। शुभी टीवी बंद करके ध्यान से रवि की बात सुनती है। रवि बताता है कि माँ सीता और गीता के दूध ना देने से कितनी परेशान है। पैसे भी नहीं आ रहे हैं उनको हमसे मांगना भी पसंद नहीं है। माँ कह रही थी सीता और गीता को बेच देते हैं। अरे ऐसे कैसे? दूध दिया तब तक गाय रही, फिर बेच देंगे? ये तो गलत बात है। अरे फिर कोई जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा ना, जिससे माँ के पास पैसे भी रहे और उनको ये भी ना लगे कि पैसे उनके नहीं हैं। वैसे तो तुम्हारी माँ मुझे गोबर दिमाग कहती है, पर एक तरकीब है मेरे पास। अरे बताओ ना, क्या है तरकीब?
गोबर। हाँ, बस समझा नहीं। कल समझाऊंगी। अगले दिन शुभी सुबह जल्दी से उठकर सीता और गीता के गोबर के कंडे बनाने लगती है और कंडे बनाने के बाद उनकी फोटो खींचती है। तभी सास वहां आ जाती है। अरे वाह, गोबर के कंडों की फोटो खींच रही हो। यही उम्मीद थी तुमसे। शुभी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन एक गाड़ी आती है और शुभी उनमें कंडे भरवा देती है और पैसे लेकर सास को दे देती है। गोबर के कंडे देकर पैसे ले लिए? क्या मतलब जो गोबर आप बेकार समझ के खेतों में खाद के काम में लेती हो ना, अगर उसके कंडे बना के बेचोगी तो पैसे आते रहेंगे आपके पास। ये जो कंडे वाला था ना, उसका ढाबा है। इनको बहुत कंडों की जरूरत होती है। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, इसने देखा और मुझे ऑर्डर कर दिया। 5 रुपए का एक कंडा बेचा और 25 कंडे बेच भी दिए। अम्मा को शुभी की ये बात जम जाती है। अब अम्मा अड़ोस पड़ोस का गोबर भी बीन लाती है और दूसरे ढाबे वालों को भी व्हाट्सएप पे गोबर के कंडे बेचने शुरू कर देती है। देखते ही देखते वापस खुद से पैसे कमाने लगती है। अब हर हफ्ते गाड़ी से कंडे भेजे जाते और अम्मा दूध बेचने जितना पैसा भी कमा लेती। पर उन्होंने अभी तक शुभी को एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। एक दिन रवि और शुभी कहीं जा रहे होते हैं। अम्मा सीता और गीता को घास डाल रही होती है। तभी शुभी गीता के पास जाकर कहती है, गीता जरा बताओ तो, जो इंसान अपनी बहू की बात मानकर गोबर के कंडे बेचता है और पैसे भी कमाता है, लेकिन बहू को धन्यवाद तक नहीं कहता, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? गीता शुभी को जवाब दे देती है, हाँ गीता, सही कहा, उससे गोबर दिमाग कहते हैं। रमा और रवि बहू के इस मजाक पर हंसते हैं और रमा शुभी को कहती है, पुरानी बातों के लिए माफी मांगूंगी और नई बात के लिए धन्यवाद भी कहूंगी। हीरोइन बहू। दिव्या देखने में थोड़ी मोटी सी थी, लेकिन बहुत ही प्यारी सी थी। उसकी शादी होती है बंबई के अभिषेक से। एक दिन वो सास के साथ बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि अचानक एक डायरेक्टर हाथ से कैमरा बनाकर बोलता है, ओ ओ ओ, क्या चेहरा है, क्या चेहरा है भाई, हमें तो हमारी एड की हीरोइन मिल गई। अरे क्या बकवास कर रहे हो, दूर रहे मेरी बहू से, क्या बकवास कर रहे हो। ओहो, ये बीच में विलन कौन है? ये विलन मेरी सास है, सास। अरे चुप कर पगली, कुछ भी बोली जा रही है। माँ जी, हम ना आपकी बहू को एड की हीरोइन बनाना चाहते हैं और उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी देंगे। अरे वाह वाह वाह, सुन ली ऊपर वाले ने मेरी, इसके पापा ने तो कुछ ना दिया, चलो 1 करोड़ तो आएंगे। अरे क्यों झूठ बोल रही है माँ जी? आपका लड़का जिस फटफटी में घूमता है वो मेरे पापा ने ही तो दी थी, और वो सिलाई मशीन जिसमें हर वक्त आप अपनी फटी सलवार सिलने को दे देती है, वो भी तो मेरे पापा ने ही दी थी। और वो अरे बस 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 मैडम, इतना ना बोलिए, आप तो आने वाले वक्त की सुपर मॉडल है, और प्लीज अब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप नौकरानी रख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी हीरोइन से कोई ऐसे काम करवाए। अरे वो चिंता मत करो, कुछ ना करवाएंगे इससे, बस चेक दे दो या कैश 1 करोड़ का। जरूर जरूर, देखिए मैं अभी लंदन जा रहा हूँ दीपिका पादुकोण की एक शूट के लिए, वहां से 1 महीने में वापस आकर आपको चेक दे दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, चेक दो वरना दूसरी हीरोइन देख लो। हाँ, अरे यार, ये हीरोइन की माँ लोग बड़ी खड़ूस होती हैं। वेल, ये लीजिए चेक, लेकिन ये आज से 1 महीने बाद ही क्लियर होगा। सास बहू खुशी खुशी घर आ जाती है, लेकिन घर आते ही मोटी बहू के हाव भाव ही बदल जाते हैं। माँ जी, आज से किचन आप संभालिएगा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। और मैं कैसे?
मैं तो तेरे आने के बाद से किचन में घुसी ही नहीं हूँ। हाँ, तभी तो मैं मोटी हो गई। मोटी हो गई? अरे झूठी, तू तो शादी से पहले भी मोटी थी। वो तो तेरे पापा ने हमें कहा था कि मोटा पैसा देंगे बेटी को। हमें क्या पता था कि पैसा मोटा नहीं, वो तो बेटी मोटी की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब मिल गया ना करोड़ों का चेक। अब ना सुनाइए कोई बात मुझे, कह देती हूँ। अच्छा चलिए, मैं चली मार्केट, जरा 10,000 रुपए तो दीजिए, जिम के कपड़े लेकर आती हूँ। 10,000 के कपड़े? अरे बहू, 150 की टी शर्ट और पजामा मिलता है। अरे मम्मी जी, कर दी ना गवारों वाली बात। करोड़ों कमाने वाली हीरोइन क्या किसी लल्लू छाप ब्रांड के कपड़े पहनेगी? ना भाई ना, मैं तो एडीडीसी के कपड़े और जूते पहनूंगी। हाँ, सास क्या ना करती, करोड़ों का चेक जो ले बैठी थी दे देती है बहू को 10,000 रुपए। अगले दिन सास बहू के कमरे में खाना लेकर जाती है। ये ले बहू, खा ले। ओ नो माँ जी, इतना सारा तेल और घी वाला खाना? ना 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 ना, मेरी डाइटिशियन ने मुझे डाइट पर रखा है। ये रही लिस्ट, अब मुझे यही खाना है, तभी 20 दिन में मेरा वजन 30 किलो घटेगा। और डायरेक्टर को देखकर भी तो लगे कि वाह। तभी वहां बेटा आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दिव्या, तुम दुबली बिल्कुल मत होना। ये टमाटर जैसे तुम्हारे प्यारे प्यारे गाल ही तो प्यारे लगते हैं तुम्हारे चेहरे पर। जानती थी मैं, आपको मुझसे जलन जरूर होगी। आप क्यों चाहेंगे कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा पैसे कमाए? अरे यार, मुझे तो तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी लगती हो। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे तुझे तो उन लोगों ने ऐसे ही पसंद किया था ना। ना ना माँ जी, हीरोइन हूँ। अच्छा चलिए, जल्दी से आप लोग मेरा कमरा खाली करो, मैं सोने जा रही हूँ। कल 4 बजे मेरा ट्रेनर आ रहा है। हैं? सुबह के 4 बजे? हे भगवान। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन बहू अब लग जाती है खुद को पतला करने में। वो सुबह दौड़ लगाती, कम खाती और खूब जिम करती। एक दिन, अरे बहू, क्या हो गया? पड़ोसन आई है ना, तू से चाय पूछ रही है ना पानी। अरे दिव्या, क्या हो गया? तू तो दिखाई देना ही बंद हो गई। और तुझे हुआ क्या है? कोई गम है क्या? कोई दुख हो तो बता हमें। इतनी पतली कैसे हो गई? अरे किसने कहा कि सिर्फ दुख में ही दुबले होते हैं? और दुबले होने के लिए कड़ी इच्छा शक्ति और हाँ, एक रीजन भी होना चाहिए। अरे बहू, चाय बना ला। दिव्या को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता। देखिए सासू माँ, एक तो ये लो सोसाइटी की तरफ बात करना बंद कीजिए। बहू चाय, बहू पानी। अरे मेकअप खराब होता है किचन में जाने से। और अब प्लीज ये अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठना ना छोड़ दीजिए। बंगला लेंगे अब सिविल लाइन में, समझी? आय हाय, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो। सासू माँ, इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालिए। सिक्योरिटी! अरे दिव्या, बस करो। अभी तुम हीरोइन बनी नहीं हो तब इतना घमंड। सास और पति आस पड़ोसियों से माफी मांग लेते हैं। बेटा, न जाने कौन सी घड़ी में उस डायरेक्टर ने इसे देखा और ये हमारे सर चढ़कर नाच रही है। अरे माँ, तुम ही तो पैसों का लालच कर गई, वही मना कर दी थी। अरे पापा ने तो इसके एक पैसा दिया नहीं, ऊपर से आती हुई लक्ष्मी कौन मना करता है भला। तो लो, अब भुगतो। तभी बहू, जो अब बिल्कुल पतली हो चुकी है, वहां आती है। माँ जी, कल वो डायरेक्टर आ रहा है, उसका फोन आया था। बोल रहा था शूट कल ही फाइनल करेगा क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। और एक बार शूट खत्म होती ही वो चेक भी क्लियर हो जाएगा। अरे चलो, तुम्हारा शूट खत्म हो तो मैं भी साइड लगूं। परेशान हो गई हूं तुझ पर पैसा लगाकर। हाँ हाँ, 40-50 हजार लगा दिए तो इतना सुना रही हो। करोड़ों जब गिनोगी तब बात करूंगी। चल, आज का दिन और कल तेरा शूट है, सो जा। अगले दिन, माँ, मैंने बाजार से काजू बादाम का दूध और भुने हुए अखरोट मंगा लिए हैं उन लोगों के लिए। और हाँ माँ,
ये 40,000 का नया सोफा भी लगा लिया है क्योंकि पुराना अच्छा नहीं लग रहा था ना। अरे बहू, इतना पैसा कहाँ से आया? तेरा तो चेक भी क्लियर नहीं हुआ अभी। अरे माँ जी, ऐसा वैसा समझा है क्या? मार्केट वैल्यू है मेरी, उधार में लाई हूँ। ये बोलकर कि पैसे नहीं दिए तो 2 गुने पैसे दे दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और डायरेक्टर आता है। देखिए, मैं अपने वादे के अनुसार ठीक 1 महीने में आ गया। और हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कल सुबह मेरा कटरीना कैफ के साथ दुबई में शूट है। जी मैं भी किसी कटरीना या दीपिका से कम हूँ क्या? जी मैडम, वो तो है ही। फिर वो सास से कहता है, आंटी जी, अपनी बहू को बुला लीजिए ना, क्योंकि अरे हाँ हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन बहू तो मेरी एक ही है। अरे डायरेक्टर साहब, मैं तो हूँ यहाँ आपकी एड की हीरोइन। अरे नहीं नहीं मैडम, वो तो मोटी सी थी, आप तो पतली दुबली है। हाँ तो अच्छा है ना, हीरोइन तो पतली ही होती है। अरे मैडम, विज्ञापन तो दूध दही का है ना, और उसके लिए मुझे मोटी हीरोइन चाहिए थी। लेकिन आपने तो अपना हाल ही बिगाड़ रखा है। फिर वो अपने यूनिट से कहता है, अरे चलो चलो, निकलते यहाँ से। अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ये चेक कब क्लियर होगा, ये भी तो बता दो। कभी नहीं। बहू जोर से रोने लगती है। अरे तेरे पापा ने भी कहकर हमें कुछ ना दिया, और आती हुई ये लक्ष्मी भी चली गई, और हो जा पतली। भगवान।